सुबह बखैर नाजरीन, आप सबको खुशामदीद। आज अगस्त की 14 तारीख सन 2022 है, इतवार का दिन है। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अलसबा आज रूटीन के हिसाब से आज दस्तरखान बिछा होगा, चाय की चुस्कियाँ आप ले रहे होंगे, कुछ लोग अपने रूटीन के कामकाज के लिए भी तैयारी में लगे होंगे। तो हम भी आपके सामने आए हैं इस उम्मीद के साथ कि 10 बजे तक आप हमारा साथ देंगे। प्रोग्राम सलाम जेके रहेगा और इस प्रोग्राम सलाम जेके में हमारी एक कोशिश रही है, माजी में भी और आज भी एक कोशिश बरकरार रहेगी कि आपको ख़बरों की तह तक लिया जाए। ख़बरों की तह तक लेने के साथ साथ उस खबर की अक्कासी आपके सामने की जाए जिसे जानना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है, या जिसे आप कहीं पर पढ़ चुके हैं और ख़बर तह तक आप ढूंढ रहे हैं, तो इस प्रोग्राम में आपको खबर तह तक मिलेगी। इस वादे के साथ कि न सिर्फ जम्मू कश्मीर से मुंसलिक खबरों से आपको बाखबर करेंगे, बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी हमारी नज़र रहेगी। मुल्की सतह की सियासत से भी आपको बाखबर करेंगे, तजिया तबसरा भी करेंगे और टीवी के साथ साथ आप हमारे साथ कैसे ज्वाइन करेंगे। दुनिया भर में इस वक्त इस नशरियात को देख रहे हैं लोग, ट्विटर के ज़रिए, कूक के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, हमारी ऑफिशियल चैनल यूट्यूब के ज़रिए से। फेसबुक पर हमारा लाइव नशरियात चल रहा है, यूट्यूब पर हम वक्फे वक्फे से अपलोड कर रहे हैं, ट्विटर इंस्टाग्राम पर हर पल आपको अपडेट किया जा रहा है। और आप ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर जब आप लॉग इन करते हैं तो आप खबर तजिए के साथ पढ़ पाते हैं। जम्मू कश्मीर पर मेन फोकस रहता है, आलमी खबरें वहाँ पर रहती है, लेकिन आपका फीडबैक वहाँ पर जिस तरीके से आ रहा है वो हमें और हौसलामंद कर रहा है, वो हमारे हौसलों को और ज़्यादा बुलंद कर रहा है। और जिस तरीके से आपने अक्कासी की है कुछ प्रोग्रामों के बारे में और कुछ खामियां हमारी नोटिस में लाई है, आपसे वादा है कि आने वाले 72 घंटों के दौरान आप उन चीज़ों को बेहतर देखेंगे, मज़ीद इस्लाह होगी और मज़ीद आपके आराओं का हमें इंतज़ार रहेगा। इस दरख्वास्त के साथ करते हैं प्रोग्राम का आगाज़ और हस्बे वादा दिल्ली स्टूडियो में मेरे साथ आसिफ रशीद मौजूद हैं जो खबर का आगाज़ करेंगे हिस्ट्री ऑफ द डे से। खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम सलाम जी के। आप देख रहे हैं दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त। 8:37 हो गए हैं। आगाज करते हैं आज के दिन से, यानी हिस्ट्री ऑफ द डे में खास क्या है, इतिहास में आज का दिन क्या बताता है, उस पर एक नजर दौड़ाते हैं। चंद अहम वाकयात और अहम पॉइंट्स आपके सामने रखेंगे। 14 अगस्त 1947 को आज ही के दिन भारत की तकसीम हुई और उन बदतरीन मनाजिर को याद किया जा रहा है। पाकिस्तान एक अलग मुल्क बना, यानी भारत दो हिस्सों में तकसीम होने के बाद आज पाकिस्तान का क़याम हुआ। 1971 में आज ही के दिन बहरीन को 110 साल बाद बरतानवी हुकूमत से आज़ादी मिली, यानी पाकिस्तान के साथ साथ बहरीन भी आज आज़ाद हुआ। योम आज़ादी मनाया जा रहा है। इसके अलावा 1975 में पाकिस्तानी फौज ने सदर मुजीबुर रहमान का तख्ता आज ही के दिन पलट दिया। नया सिस्टम यहाँ पर शुरू हुआ, लेकिन एक मारूफ फौजी सरबराह को हटाया गया। 1975 में इक़्तिदार से बाहर निकाला गया। साल 2006 था, तारीख थी 14 अगस्त की, जब अक़वाम मुत्तहिदा की पहली एक मीटिंग हुई जिसमें इस पहल पर अक़वाम मुत्तहिदा की कि इजराइल और जनूबी लेबनान में जो 5 हफ्तों तक एक तनाज़ा जारी रहा उसको ख़त्म किया गया। 14 अगस्त 2006 को ये मीटिंग हुई आज के दिन UN में, जिसके बाद इन कोशिशों ने रंग लाया और दोनों मुल्क एक साथ बैठे एक टेबल पर। 2013 में आज ही के दिन मिस्र में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान पुरतशद्दुद झड़पें हुई। इजिप्ट के अंदर 638 अफराद ने अपनी जान गंवा दी 2013 में। तो आज 9वीं बरसी है इस वाक़े की। मुल्क के अंदर आज बड़े पैमाने पर तकरीबात का इनेकाद कर झड़पों में शहरियों की हलाकत को याद किया जा रहा है, उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया जाएगा। 1908 में इंग्लैंड के फोकस्टोन में पहला मुकाबला हुस्न मुनक़िद हुआ, यानी पहला ऐसा शो था जहां पर मॉडलिंग हुई। साल 1960 में 14 अगस्त को। 1917 में आज ही के दिन चीन ने जर्मनी और ऑस्ट्रिया के खिलाफ ऐलान जंग किया 14 अगस्त को। और साल 2006 में इराक के इलाका कितानिया के अंदर बम धमाका हुआ जिसमें 400 अफराद ने अपनी जान गंवा दी। तो उस सानहे को भी याद करके आज तकरीबात हो रही हैं इराक में, जहां पर आईएसआईएस इसके बाद काफ़ी ज़्यादा सरगर्म रही। तो ये सारी सूरत हाल रही है आज के दिन। माजी में कुछ अहम वाक़यात, बड़े पॉइंट्स जो आप तक पहुँचाए हैं। 14 अगस्त की तारीख यूँ तो भारत के साथ भी काफ़ी ज़्यादा जुड़ी है, इस पर भी आगे आगे जैसे चलेंगे बात आपको बताएंगे। और भारत और पाकिस्तान के हवाले से भी, पाकिस्तान में यानी सरहद के उस पार जश्न है, कुछ बयानात सुबह सुबह सामने आ रहे हैं, उस पर भी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमारे साथ आप रहिएगा। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है www.gulistannews.in, वहाँ पर भी आप तहरीरी मवाद या कॉन्टेंट, तस्वीर और वीडियोस के अलावा आप देखना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, तो आसानी से सिर्फ एक क्लिक पर पूरी दुनिया आप घूम सकते हैं गुलिस्तान के ऑफिशियल वेबसाइट पर। बहरहाल
प्रोग्राम का आगाज करते हैं। आज भी खबरें जम्मू कश्मीर से बहुत सारी हैं और सबसे पहले आपको साउथ कश्मीर लिए चलते हैं। चलिए जनाब, खबरों का आगाज कर रहे हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं रात देर गए हुए मिलिटेंटों के हमले के बाद पुलिस के बयान के, क्योंकि खबर का अपडेट है इसलिए खबर अपडेट में आपको ये हम बताते चले कि कल रात देर गए कोयमू कुलगाम का इलाका था जहां पर मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को निशाना बनाने की कोशिश की, जिस दौरान हथगोला दागा गया और उस ग्रेनेड हमले के अंदर एक पुलिस एहलकार के पहले जख्मी होने की इतला आई थी, जिसे बाद में अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जिसके बारे में इतला आई कि तारिक खान जो मेंढर पुंछ का रहने वाला था वो इब्तिदाई तौर पर जख्मी हुआ था। जख्मी हालात में उन्हें जीएमसी अस्पताल अनंतनाग भी शिफ्ट कर दिया गया था, ताहम जख्मों की ताब न लाकर मज़कूरा पुलिस एहलकार जो है वो दम तोड़ बैठा है। रात देर गए पुलिस तर्जुमान ने इस पूरे वाक़े की तस्दीक की है कि ग्रेनेड हमले के अंदर एक जम्मू कश्मीर पुलिस के कांस्टेबल जिनका ताल्लुक जो सूबा जम्मू के मेंढर इलाके से है और उनका नाम ताहिर खान बताया गया है, वो जख्मों की ताब न लाकर मिलिटेंटों के इस हमले के अंदर मारे गए हैं। और उसके फ़ौरन बाद ये भी इतला रात को ही आई थी कि जब ये हमला हुआ था तो पहले कहा गया था कि टायर बरस्ट हुआ जी गाड़ी का, उसके बाद आनन फानन में वहाँ तलाशी कार्रवाइयाँ भी शुरू हुई, लेकिन जख्मी पुलिस कांस्टेबल ने जब दम तोड़ा और पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पर ट्विटर पर तस्वीर और वीडियो जारी तफसील जारी करते हुए इस बात की तस्दीक की कि इस हमले के अंदर पुलिस जम्मू कश्मीर पुलिस के कांस्टेबल ताहिर खान जो मेंढर पुंछ के रहने वाले थे वो जख्मों की ताब न लाकर अनंतनाग जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जीएमसी के अंदर इलाज मुआवजे के दौरान दम तोड़ बैठे। तो बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं कि जनूबी कश्मीर में रात देर के जो ग्रेनेड हमला हुआ था उसकी सूरत हाल आपके सामने है। एक पुलिस कांस्टेबल इसमें मारा गया है। पुलिस का ट्वीट भी आपके सामने है क्योंकि सरकारी तौर पर तस्दीक हो चुकी है, ग्रेनेड हमला हुआ और पिछले आप देखेंगे तो 72 घंटों के दौरान ये चौथा हमला था योम आज़ादी से कबल, जबकि इससे पहले आज बल्कि कल दिन ही हमने आपको कहा था कि श्रीनगर के अंदर भी ग्रेनेड हुआ, वहां भी कुछ शहरियों को और एक पुलिस एहलकार को बल्कि सीआरपीएफ के एहलकार को मामूली चोटें आई। तो सलामती सूरत हाल को यकीनी बनाने के बीच इस तरह के दो हमले बैक टू बैक हुए साउथ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर में। पुलिस ने भी इसकी तस्दीक कर दी है, एक पुलिस एहलकार की जान चली गई है, मेंढर पुंछ से ताहिर का ताल्लुक। आगे बढ़ते हैं, बात जरा जम्मू कश्मीर इंतजामिया की कार्रवाइयों की भी करते हैं। कल से हमने आपको मुसलसल बताया है कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से सुबह सुबह हुक्मनामे को जारी किए गए, कुछ सरकारी मुलाजमीन पर अफसरान पर गाज गिरी है और एक सीनियर ऑफिशियल को भी हटाया गया, बल्कि 4 लोगों की फहरिस्त कल सामने आई थी, लेकिन मजीद इसमें यह कार्रवाई आगे जारी रह सकती है। और हमारे जराए ये बता रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों के दौरान इंतजामिया इस तरह की मजीद कार्रवाइयां करेंगी, क्योंकि 50 के करीब ऐसे सरकारी मुलाजमीन और अफसरान हैं जो सरकार के निशाने पर हैं, इंतजामिया के निशाने पर हैं। अब तक 44 लोगों को जिन्हें नौकरियों से फारिग कर दिया गया है, लेकिन 44 के अलावा भी 50 से 55 लोग ऐसे हैं जो अभी सुर्खियों में हैं। सरकार के नोटिस में बहुत सारी चीजें आई हैं कि साल 2016 में 8 जुलाई के बाद बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद बहुत सारे लोग ऐसे थे मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जिन्होंने माहौल को खराब करने की कोशिश की, रियासत या मुल्क मुखालिफ आवाज बुलंद करने का या फिर नौजवानों को भड़काने का, उन्हें सड़कों पर लाने और पुरतशद्दुद झड़पों का हिस्सा बनाने का, इन सभी लोगों पर इल्जाम है जो हमारे जराए कंफर्म कर रहे हैं। अब इसमें यह भी जानकारी मिल रही है कि शुरुआत में आपको याद होगा कि कार्रवाई जमात इस्लामी के स्कूलों से हुई थी, बहुत सारे स्कूलों को फिर बंद किया गया, कुछ को मर्ज किया गया, इस तरीके से चीजें हुई। लेकिन मजीद आगे ये कार्रवाई जब बढ़ेगी, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जब ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कश्मीर यूनिवर्सिटी के मातहत मुख्तलिफ कॉलेजों के अंदर इस वक्त भी तालीम देते हैं, बहुत सारे सीनियर लोग हैं, इंतजामिया के अंदर काफ़ी वक्त से हैं, लेकिन इन सभी लोगों पर 50 से 55 के आसपास ऐसे लोग हैं जिनकी फहरिस्त तैयार है। इंतज़ार सिर्फ इस बात का है कि जो इनके खिलाफ इल्ज़ामात हैं उन पर शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं और पोस्ट बुरहान वानी जो सेशन रहा उसमें बिलखुसूस वादी के अंदर नौजवान जो सड़कों पर आए थे, पथराव हुए थे, उन सब चीज़ों के लिए किसने उकसाया, इसके पीछे जब तहकीकात हुई तो बहुत सारी चीज़ें ज़राए के मुताबिक इंतजामिया के नोटिस में ऐसी आई कि सरकारी अफसरान अपने ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, रियासत और मुल्क मुखालिफ काम करते हुए माहौल को बिगाड़ा गया है। लिहाजा एक और फहरिस्त बहुत जल्द सामने आने की तवक्को की जा रही है।
मैंने इंग्लिश डाल दी थी दूसरे पैरा में से। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात जरा अब तामीर व तरक्की के हवाले से भी करते हैं। और एक ख्वाब है कि वादी कश्मीर मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ बजरिया रेल जुड़े, और आहिस्ता आहिस्ता इस ख्वाब को पूरा करने में सरकार और जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया या फिर जो कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं वो लगी रहीं, और बिलाखिर एक कामयाबी गुज़श्ता रोज़ जम्मू कश्मीर के अंदर मिली। और जम्मू कश्मीर पहली ऐसी यूटी बनी या पहला ऐसा मुल्क का कोई हिस्सा बना जहां पर पहला अपनी नवीयत का या दुनिया का सबसे बड़ा और ऊंचा रेलवे ब्रिज तैयार होकर 2022 दिसंबर तक के महीने के लिए मुकम्मल तौर पर माना जा रहा है कि अब तैयार हो जाएगा। लेकिन जो ओवरऑल काम था कंस्ट्रक्शन का, जहां पर ओवर आर्क थे, तमाम पिलर्स इकट्ठे करने थे, वायरिंग का काम था, ट्रैक के अलावा पूरा इस पुल को लगभग मुकम्मल कर लिया गया है। और 96 से 97% के आसपास इस पुल का काम मुकम्मल होने के बाद आग को जब कंप्लीट किया गया कल, तो इसका इफ्तिताह भी कर दिया गया है। और ये वही पुल जो जम्मू सूबे को वादी कश्मीर के साथ जोड़ेगा। रेल खिदमात जब शुरू होंगी वादी की तो रास्ता और भी आसान होगा, बल्कि जो आप श्रीनगर, बारामूला और उधमपुर रेलवे लिंक जो सरकार ने साल 2017 में मंसूबा नेशनल प्रोजेक्ट करार दिया था, उसका एक हिस्सा है। अब जब हम मुख्तलिफ हिस्सों की तरफ जाते हैं, पुल इतनी ऊंचाई पर बना, मुख्तलिफ चैलेंजेस थे, हाइट क्या है, कितने पिलर्स हैं, सेफ्टी मेजर्स क्या हैं, कैसे खतरात से बचा जाए, तो ये सारी चीजें आपको जब हम डिटेल में जाते हैं तो पता चलता है कि दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा पुल, खासतौर से जो रेलवे ब्रिजेस हैं, कोई भी ऐसा रेलवे के लिए पुल नहीं है जो इतनी ऊंचाई पर हो और 359 मीटर इसकी ऊंचाई हो सतह आब से, जो इसके नीचे से दरिया गुजरता है, वहां से लेकर उस आग तक, जिसको कल कंप्लीट करके इफ्तिताह भी कर दिया गया। 359 मीटर को जब हम डिवाइड करते हैं तो तकरीबन 1700 फीट के आसपास या 1700 फीट प्लस बनता है ये। जब हम दूसरी तरफ जाते हैं कि इसका जो सबसे ऊपर यानी लास्ट पिलर है, उसको जब कल कंप्लीट किया गया तो दुनिया भर के अंदर आईफिल टावर फ्रांस में, आपको याद होगा, जहां पर दुनिया भर से सयाह जाते हैं, तस्वीर खिंचवाते हैं, सारी चीजें आप आईफिल टावर के बारे में लगभग सुनते और देखते हैं। उस आईफिल टावर से कल के आग मुकम्मल होने के बाद तकरीबन 35 मीटर और बुलंदी इसकी और हो गई है, जिसका मतलब ये हुआ कि आईफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा ये रेलवे ब्रिज है। अब सरकार ने साल 2004 में सबसे पहले इस मंसूबे के तहत पहला काम जब हाथ में लिया गया तो कई तरह की मुश्किलात आई, 3 से 4 कंपनियां यहां पर फेल भी हुई, और इस ब्रिज को जब मुकम्मल करने की बात हुई तो 2015 और 16 में उस वक्त बड़ी पेशरफ्त हुई जब मरकजी काबीना का इजलास हुआ। 2017 में इस मंसूबे को यानी श्रीनगर, बारामूला और उधमपुर जो रेलवे लिंक है, यूं तो 119 किलोमीटर की टनल्स भी इसके आसपास बननी है, लेकिन इस रेलवे ब्रिज को तामीर करने से पहले ही इसको नेशनल प्रोजेक्ट्स करार दिया गया। नेशनल प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट करार दिया गया और सरकार के मुताबिक 1315 किलोमीटर तवील चिनाब रेलवे पुल, एक तरफ इसके सलाल और दूसरी तरफ ध्रुगा, जो कि यानी 2 प्रोजेक्ट्स इसके आसपास आते हैं, इसलिए भी काफी ज्यादा चैलेंजेस थे। तो एक तरफ उस प्रोजेक्ट से बचकर और दूसरी तरफ जियोग्राफियाई एतबार से काफी मुश्किल पहाड़ों को काटकर यहां पर पिलर्स खड़े करने थे। वो मुश्किल काम अब तक इस पुल को तामीर करने में सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग कंपनी को रहा है। और आगे बढ़ते हैं तो पता ये चलता है कि अगर जलजला होता है तो कम से कम इतनी सलाहियत इस पुल में मौजूद है, या स्टील जिस तरीके से इस्तेमाल हुआ है, पुल के डेक जो बनाए गए हैं यानी जो पार्ट्स इसमें इस्तेमाल किए गए हैं, 93 के आसपास इनकी तादाद है। और अगर जलजला होता है, शिद्दत काफी ज्यादा होती है रिक्टर स्केल पर, तब भी कम से कम खतरा इस पुल को हो, उस एतबार से काफी अहमियत का हामिल ये पुल है, उस हिसाब से बनाया गया है। वहीं हर एक जो डेक 93 हमने आपको बताए, हर एक डेक का वजन तकरीबन 85 टन के आसपास है। और मजीद तफसीलात में जब हम जाते हैं तो जब इस मंसूबे को आप देखते हैं, सबसे बड़ी बात जो है 28,660 मेट्रिक टन स्टील तकरीबन 17 सुतून या 17 पिलर्स बनाने में इस्तेमाल हुआ है। और ऊपर जो आर्क मुकम्मल कर लिया गया इस पुल का, 28,660 मेट्रिक टन स्टील इसमें इस्तेमाल किया गया। अब कुल मिलाकर कल तक, साल 2004 से जब शुरुआत इसकी हुई थी, उसके बाद जाकर काम 2015-16 में सबसे ज्यादा और तेजी के साथ बढ़ा, तो
तो 1486 करोड़ रुपए की लागत जो तखमीना लगाया गया था, लगभग इतना अभी तक खर्च हो चुका है। अब जो काम बाकी रह गया है इस पुल पर वो है ट्रैकिंग का, जिस पर इशफाक कहा जा रहा है दिसंबर 2022 तक काम लगभग शुरू होगा और ट्रैक बिछाने के साथ रेलवे लाइन पूरी तरीके से बिक जाएगी। ऑलरेडी एक डेडलाइन दे दी गई है जिस रेलवे पुल के हवाले से, और अब उम्मीद है कि इस साल के आखिर तक जो है ये काम मुकम्मल होगा और 2023 के अव्वलीन वक्त के अंदर ही, यानी पहले 3 महीने के अंदर अंदर ही शायद हरी झंडी भी इसको दिखाई दी जाए। काफ़ी कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया, काफ़ी स्टील का इस्तेमाल किया गया और दुनिया के 2 बड़े एफिल टावर का, जहां आसिफ ने आपके सामने बात रखी थी, दुनिया का एक बड़ा पुल जो बना है वो चीन के अंदर है, उससे भी बड़ा ये है, कोई 35 मीटर उससे भी ऊंचा है और बड़ा है। और इस सिलसिले में दुनिया के बड़ी कंस्ट्रक्शंस में इसका नाम जो है वो लिया जाएगा और जम्मू कश्मीर बहुत जल्द इस रिकॉर्ड के अंदर जो है वो आ सकता है। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे। कुछ साउंड बाइट्स भी है, फटाफट ज़रा सुना दीजिएगा कि वहाँ पर जो मकामी मजदूर है, इंजीनियर्स है, वो किस तरीके से इस पूरे निज़ाम और माहौल को ज़रा देख रहे थे जब ये खुशी का समा था जब उन्होंने इस आर्च को कंप्लीट किया है। प्रोजेक्ट रहा है और आज ये कंप्लीट होने जा रहा है। ये जम्मू कश्मीर के लिए एक नया चैप्टर ओपन करेगा रेल कनेक्टिविटी का, जो कि पूरे भारत के साथ इसको जोड़ेगा। यहाँ का जो ये प्रोजेक्ट था, यहाँ इसकी वजह से काफ़ी लोगों को एम्प्लॉयमेंट्स मिली, खास करके जो जम्मू के लोग हैं और जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट्स मिली है और उनका काफ़ी योगदान रहा है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। और आने वाले काल में ये प्रोजेक्ट क्राउन ज्यूल ऑफ हिमालय कहलाया जाएगा और हम लोगों को काफ़ी इसके लिए गर्व है कि हम लोग इस प्रोजेक्ट को जम्मू कश्मीर में एग्जीक्यूट किए हैं और पूरे भारत, पूरे विश्व में इसका नाम काफ़ी ऊंचा है। मेरा है, मैंने यहाँ पे अक्टूबर 2021 में ज्वाइन किया था एज अ सिविल इंजीनियर। मेरा डिपार्टमेंट है क्यूएस बिलिंग रहता है जिसमें बेसिकली, बट इस प्रोजेक्ट में हमने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ भी आई, बट हमारी टीम ने बहुत अच्छे से हर चीज़ को ओवरकम किया और हम लोगों ने आज इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया। एक टाइम पे इसको मुश्किल लग रहा था कंप्लीट करना, बट ये आज कंप्लीट हो गया। प्रोजेक्ट वर्ल्ड में हाईएस्ट रेलवे ब्रिज करने में हम लोगों को बहुत तकलीफ उठाना पड़ा। इनिशियली इधर आने के लिए अप्रोच रोड नहीं था, बराबर नहीं था और बहुत सारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल लेके आने के लिए भी रास्ता भी नहीं था। इससे बहुत हम लोग मेहनत उठाना पड़ा। छोटे ट्रेलर से सामान लेके आते थे एंड इसके अलावा इधर आदमी लोगों को मोबिलाइज करना, लेके आना भी बहुत तकलीफ था। इतना स्किल्ड मैन पावर इधर पहले आने के लिए कोई रेडी नहीं था। हम लोग थोड़ा बाहर से लेके आया एंड इधर लोकल का पब्लिक को हम लोग वर्कर्स को एंगेज करके वो लोगों को ट्रेनिंग सेंटर खोला, ट्रेनिंग किया, ट्रेनिंग करके काम में लगाया। एंड इसके अलावा ये बहुत विंटर में बहुत टेम्परेचर कम रहता था, 1 डिग्री 2 डिग्री रात में एंड विंड भी बहुत, विंड स्पीड भी बहुत था। ये आर्च इरेक्शन करने के टाइम में बहुत तकलीफ उठा के हम लोग सक्सेसफुली ये काम किया एंड सेफ्टी से भी काम किया। वर्कर लोग इतना हाइट में जाके काम करने के लिए हम लोग अच्छा वर्किंग प्लेटफॉर्म बनाया, वो लोगों को रेगुलर मेडिकल टेस्ट करवाया, ट्रेनिंग किया। ये सब हम लोग सबको मेहनत से हम लोग ये काम कंप्लीट किया। परेशानियाँ नहीं बोलूँगा क्योंकि हम लोग ने इसे चैलेंजेस खुद के लिए थे और हमारे जो साइट टीम थी वो हाईली मोटिवेटेड थी और ये हर चैलेंज के लिए जो प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन। दुनिया में कोई भी काम मुश्किल नहीं, और मुश्किल तरीन काम को भी अगर प्रॉपर प्लानिंग के साथ, हिम्मत के साथ किया जाए तो वो मुकम्मल हो सकता है। दुनिया का बुलंद तरीन और सबसे बड़ा पुल आज मुकम्मल हो गया है। हिस्ट्री में एक और चैप्टर लिखा गया है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स कुछ दिनों में आप देखेंगे जहां पर हिस्ट्री के चैप्टर में इसको लिखा जाएगा। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे। बात जरा सरकार के एक और फैसले की करते हैं और बात करते हैं वेटलैंड्स के हवाले से, क्योंकि खबर यह है कि वेटलैंड्स को आबी ज़खायर के पनागाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत का एक और कदम उठाया है और ये कदम इसलिए उठाया गया है ताकि ये जो कुदरती आबी पनागाहें हैं इनको बचाया जा सके। जम्मू कश्मीर के लिए फ़िलहाल मज़ीद 2 वेटलैंड जो है वो डिक्लेयर की गई है रामसर साइट्स के लिए, और ये 2 वेटलैंड जो है वो शालबुग की एक वेटलैंड है और हाईगाम वेटलैंड है। एक बडगाम श्रीनगर पे है और एक नॉर्थ के अंदर है। और इस तरीके से जो रामसर साइट्स है जम्मू कश्मीर के लिए वो अब लगभग 5 तक चली गई हैं। पहले सुनानसर, मानसर, अब जम्मू, होकरसर, वोलर, ये कश्मीर सूबे की सारी साइटें जो हैं वो दे दी गई हैं वहाँ पर। और अब जब ये 2 मज़ीद साइटें दे दी गई हैं, कहा जा रहा है कि इससे जो है मज़ीद
इसमें काम करने में आसानी होगी, इसकी प्रिजर्वेशन में कामयाबी होगी और इसका जो रकबा है वो कम ना हो, इस हवाले से खुसूसी कदम जो है वो उठाए गए। ये तब उठाया गया जब मुल्क भर के अंदर 75वीं यौम आज़ादी की तकरीबात का आगाज़ हो गया है और मुख्तलिफ प्रोग्रामों को हाथ में लिया जा रहा है। तो इन 2 आबी पनाहगाहों को लेकर जहाँ सरकार के सामने पहले ही मंसूबे थे कि इनको किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए, अब इसमें मजीद काम जो है किया गया है। शालबुग वेटलैंड गांधरबल ज़िले के अंदर तकरीबन 16 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का वेटलैंड है ये, और जल्दी ये बहुत तेज़ी के साथ जो है वो ख़त्म हो रहा था और इसकी ओर तवज्जो देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि एनकरेजमेंट हो रहा था, पोल्यूशन था, दीगर चीज़ें थी। तो ये सारी चीज़ें अब बेहतर हो सकती हैं क्योंकि पहले भी इस काम को जो है वो देखा गया था। इसी तरीके से जब हम दीगर मकामात की ओर देखते हैं जो ये काम अभी तक इनको सौंपा गया है तो इत्मीनान बख्श जो है वो माना जा रहा। मज़ीद इस खबर में क्या कुछ है और किस तरीके से प्रोटेक्शन कर रही है और ये रामसर साइट्स क्या होता है, ये सीधे चलेंगे जी हम श्रीनगर। सही, हमारे साथ हिलाल हांजुरी ज्वाइन कर चुके हैं। हिलाल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। पहले हमारे नाजरीन के लिए ये बताइएगा कि सरकार का फैसला है क्या, इसके नताइज ग्राउंड पर क्या निकल सकते हैं? उनका तहफ़्फ़ुज़ जो है वक्त की जरूरत बन जाती है। एमसीआर से गुजारिश करना चाहूंगा कि थोड़ा सा ऑडियो को ठीक किया जाए और इस वेटलैंड की तहफ़्फ़ुज़ को जी जी इसको रिबाउंड। तो जनाब थोड़ी देर में हम श्रीनगर चलेंगे, हिलाल के पास जरा इस मजीद खबर को समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल सरकार ने 75वें यौम आज़ादी के मौके पर मजीद कुछ आबी पनाहगाहें जो हैं वो रामसर साइट्स को दे दी है और जब हम इसको देखते हैं तो जब आप हुकूमती सतह पर इस पूरे मिशन को देखते हैं तो पूरे मुल्क के अंदर कई काम जो है वो इन्हें सौंप दिए गए हैं और ये माना जा रहा कि ये काम जो इन्हें सौंप दिया गया है इससे मजीद बेहतरी इन वेटलैंड्स को होगी। कल वज़ीर-ए-आज़म साहब की तरफ से रात देर के ट्वीट भी किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि जो एनवायरनमेंट हमारा है इसको बेहतर बनाने के लिए हम सब ने जो है वो काम करना होगा और जो आबी पनाहगाहें पूरी दुनिया के अंदर है वहाँ पर हमने बेहतरी के साथ और मुल्क के अंदर जो आबी पनाहगाहें हैं उनको बचाना होगा और यह आज़ादी के अमृत महोत्सव जो हम इस वक्त कर रहे हैं उसके लिए इंतहाई ज़रूरी है। और एक तरफ से उनका ये ट्वीट आया है और फिर 75 साइट्स को आइडेंटिफाई करना और ये कहना कि जनाब इन सभी साइट्स की अब देखभाल होगी, ये खुद सरकार की तरफ से बड़ी बात जो है वो कही जा रही है। श्रीनगर सीधे चलेंगे। हिलाल हमारे साथ ज्वाइन कर चुका है। हिलाल जरा अपडेट कीजिएगा क्या कुछ है ये पूरा मामला और हुकूमती सतह पर क्या कुछ किया जा रहा है? हिलाल, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? आवाज खाली ले लो ना, खाली ऑडियो ले लो यहाँ से आवाज। पूछ यार सवाल जा रही है। हिलाल, आप तक आवाज पहुंच रही है? हिलाल, आप हमें सुन पा रहे हैं? नहीं जा रही है। चलिए, हिलाल से राब्ता बार बार मुनक़ता हो रहा है। तो कुल मिलाकर आपको बताएं जो वेटलैंड साइट्स थी उनमें इजाफा किया गया है। 2 कश्मीर सूबे की, 2 जम्मू सूबे की, जो पहले हमने आपको बताया। जम्मू के अंदर चूंकि जम्मू कश्मीर में जो रामसर साइट्स की तादाद है वो ओवरऑल 5 हो गई है। जम्मू में सुरिंसर और मानसर, कश्मीर वादी के अंदर जहां पर आपके सामने 2 नाम रख दिए हैं और इन 5 के यानी 2 मजीद कश्मीर की जो वेटलैंड्स हैं इनको शामिल करने के साथ जो ऑलरेडी हमारे पास तादाद 3 थी वो 5 तक पहुंच गई है। और इसमें 2 तरह की चीजें हैं। आबी पनाहगाहों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना सरकार इसे बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर देख रही है, जिसमें आप इस फहरिस्त में और दौर जोड़कर
इसको बढ़ा दिया गया है। जबकि दूसरी बात यह है कि आपको याद होगा कि सरकार ने एक पॉलिसी ये भी बनाई थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर माहौलियात के तहफ्फुज के लिए सबसे पहली शुरुआत या आगाज अगर कहीं से करना है तो वो आबी पनाहगाहों के तहफ्फुज के साथ, जमीन के साथ करना है, ताकि जम्मू कश्मीर के अंदर भी उसी तरीके से काम हो जिस तरीके से सबसे बड़ा काम हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ था। और गुज़श्ता बरस लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से एक बयान सामने आया था कि हिमाचल प्रदेश के अंदर वाटर रिसोर्सेज को बचाने के लिए अगर जो शुरुआत हुई है तो वो झीलों से हुई है, आबशारों से हुई है, वाटर रिसोर्सेज से हुई है। तो जिसका मतलब ये हुआ कि उसी तर्ज पर हमें जम्मू कश्मीर में काम करने की जरूरत है। उस तर्ज पर काम होगा या नहीं, लेकिन शुरुआत एक जरूर कर दी गई है। रामसर साइट्स की लिस्ट और भी लंबी हो गई है जिसमें 3 से 5 तक तादाद पहुंची है। सुरिंसर और मानसर जम्मू से और कश्मीर से होकर सर कभी इसमें चलिए जी, ये तो एक फैसला था सरकार का यौम आज़ादी की तकरीब को लेकर, 75वीं यौम आज़ादी जो बनाई जा रही है उसको लेकर एक फैसला था। वहीं पर दूसरा फैसला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो हमारी हेरिटेज साइट्स है उनकी देखभाल के लिए पहले भी लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया था, उसमें मजीद तोसी कर दी गई है। और अभी की जो अहम और बड़ी खबर आ रही है वो ये आ रही है कि तकरीबन 37 हेरिटेज साइटें जो यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर की है उनकी बाज़ाबादकारी के लिए, उनकी देखभाल के लिए, उनके रखरखाव के लिए भी अब बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है। और ये बड़ा फैसला जो है वो ये है कि अब सारे फंड्स जो है वो डिप्टी कमिश्नर्स को दे दिए गए हैं और डिप्टी कमिश्नर्स की मॉनिटरिंग में ये पूरा मामला जो है वो चलेगा। फिलहाल 11 करोड़ रुपया रिलीज किया गया है हुकूमती सतह पर, जहां पर 18 मॉन्यूमेंट्स ऐसे होंगे अक्रॉस द जम्मू रीजन जहां पर यह खर्चा किया जाएगा। और उसके साथ साथ अब यह साफ कर दिया गया है कि असिस्टेंस और मेंटेनेंस के लिए जहां आर्काइव डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट साथ साथ रहेंगे, वहीं पर डिप्टी कमिश्नर्स को हाई पावर कमेटी के चेयरमैन के तौर पर भी नॉमिनेट कर दिया गया, क्योंकि उन्हीं के डिस्पोजेबल सारी फंड्स रहेंगे। आर्काइव, आर्कियोलॉजी और म्यूजियम का जो महकमा है वो असिस्ट करेगा डिप्टी कमिश्नर को कि क्या कुछ करने की जरूरत है। एक्सपर्ट एडवाइसेस ली जाएंगी जी रोड्स एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट की और आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट की, ताकि इन मॉन्यूमेंट्स को जो है वो बचाया जा सके। रिवाइवल, रेस्टोरेशन, प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ आर्किटेक्चरल हेरिटेज जो जम्मू कश्मीर के हैं, इनकी ये स्कीम बनाई गई है। और इसके लिए फिलहाल ये साफ कर दिया गया है कि 35 हेरिटेज साइटें होंगी, 18 जम्मू सूबे के अंदर होंगी, 17 कश्मीर सूबे के अंदर होंगी। उनके रिपेयर और रिनोवेशन का काम जो है वो हाथ में लिया जाएगा और बहुत जल्दी से ये काम हो, इस सिलसिले में डीपीआरस जो ऑलरेडी प्रिपेयर किए गए हैं और डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव्स, आर्कियोलॉजी, म्यूजियम जो है वो डीपीआरस प्रिपेयर करने के बाद डिप्टी कमिश्नर्स के दफ्तरों के साथ राब्ते करेंगे ताकि जो काम है उसको हाथ में लिया जा सके। अब ये पहला मौका नहीं है जब इस तरीके का फैसला इन हसास और अहम और सकाफती विरसे को बचाने के लिए किया गया है, बल्कि इससे पहले भी कई बड़े और छोटे फैसले जो वो लिए गए थे, लेकिन अमल दरामद बहुत कम हो रहा था। लास्ट टाइम भी हमने इसी प्रोग्राम में आपको बात बताई थी कि श्रीनगर के अंदर जो आसार कदीमा हमारे हैं, नेशनल हेरिटेज साइट्स हैं, उनके लिए आइडेंटिफिकेशन तो कर दी गई थी, आइडेंटिफाई कर दिया गया था कि इन्हें हाथ में लिया जाएगा, ठीक किया जाएगा, लेकिन बाद में पता लगा कि हुकूमती सतह के जो इदारे हैं आपसी तालमेल न होने की वजह से सारा काम जो है वहां पर रुक गया है। अभी इस नए हुक्मनामे के आने के बाद ये जो मुख्तलिफ आसार कदीमा के हमने मरकज़ ठीक करने हैं, आर्काइव के ये जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के तहत हमने ठीक करने, ये कौन कौन से, ये जानने के लिए सीधे श्रीनगर चलेंगे। सईद तजम्मुल भी हमारे साथ है। तजम्मुल, मुख्तलिफ हेरिटेज साइट्स को बेहतर करना, ठीक करना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है, क्योंकि ये सकाफत को अगर आज हम बचा सके तो इसे हम आने वाली नस्लों के लिए मुंतकिल करेंगे। उन्हें पता लगेगा कि कश्मीर का जो हिस्ट्री है, कश्मीर का जो कल्चर है, कश्मीर की जो रिवायात है वो कितनी आला थी, कितनी बेहतर थी। लेकिन अब जो ये हुकूमती फैसला दूसरी बार हुआ है, मुझे याद है लेफ्टिनेंट गवर्नर ने लास्ट टाइम जब डिसीजन लिया था तो कहा था कि जनाब वॉर फुटिंग बेसिस पर हो, 5 से 6 महीने हुए, वॉर फुटिंग बेसिस पर डीपीआर तक ही वो महदूद रहा। अब यह फैसला लिया गया कि डिप्टी कमिश्नर को पैसा दिया जाए और मुतल्लिका महकमा वहां के रजू करके आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक साहब। आसिफ, आपका भी शुक्रिया। जम्मू कश्मीर को चूंकि जिस वक्त आप मिडल ईस्ट के सहारे देखते हैं, उन रास्तों से देखते हैं, तो जम्मू कश्मीर का जो कंपोजिट कल्चर, उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चरल कल्चर हमारा इमेज है वो बड़ा ऊंचा रहा है, जिसमें अगर आप आसार कदीमा या महकमा आर्कियोलॉजी की बात करते हैं, हमारे पास वो मॉन्यूमेंट्स हैं। अगर आप पाटन से ही शुरू करेंगे
तो उन पांडवों की याद आती है। फिर मुबारक मंडी में आपको जब आप पहुंचते हैं तो आपको कहीं ना कहीं महाराजा की यादें भी ताजा हो जाती है। हमारे मुख्तलिफ क्लबों को लेकर जो अभी भी हमारे पास हेरिटेज यानी विरासत, जो हमारे पास सकाफत के तौर पर हमारी चीजें हैं, इनको महफूज रखने के लिए सरकार ने कई बार बुलंद बांग दावे किए और पॉपुलर गवर्नमेंट में भी चीफ मिनिस्टर लेवल पर हेरिटेज डिपार्टमेंट का, बाकायदा तौर पर कल्चरल डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन हुआ और दावा किया गया कि जो हमारे असासे हैं इनको बनाए रखने के लिए इसको रेनोवेशन की जरूरत है, लेकिन उसका जो अपना स्ट्रक्चर है, जिस तरह से स्नो स्ट्रक्चर में आप देखते हैं कि मूर्तियों को बनाया जाता है, इसी तरह इन दोबारा इस हेरिटेज को तराशना होगा। सिर्फ खूबसूरती में इसमें इजाफा करना होगा, लेकिन नेचुरल जो इसका अपना ब्यूटिफिकेशन है उसमें कोई भी खराबी नहीं होनी चाहिए। अब गवर्नमेंट ने करोड़ों रुपया अब मखसूस रखे हुए हैं, मुख्तस रखे गए हैं, जिसके बाद ये दावा किया जाता है कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर जम्मू कश्मीर के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, जिसमें आप जम्मू से शुरू कीजिएगा और उसके बाद घोड़ा गली रामबन पहुंच जाएगा और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप उधमपुर में वो तारीखी जामा मस्जिद जिसकी तारीख बहुत पुरानी है उसको भी 50-60 लाख रुपया कम से कम मुख्तस रखा गया है डिप्टी कमिश्नर के पास, ताकि उस मस्जिद का जो अपना जो एक कल्चरल इमेज है, रिलीजियस इमेज के साथ साथ उसको दोबारा तामीर किया जा सके। इसी तरह से आप पहुंच जाइएगा चनानी, रामबन और उसके बाद मुख्तलिफ अजला में जो हमारा हेरिटेज, जो हमें विरासत में जो असासा मिला है, उसके लिए सरकार दावा कर रही है कि अगले कुछ महीनों के अंदर काम शुरू होगा। लेकिन जो हमारा अब आर्किटेक्चर होगा उसने अपने माजी के उसी इमेज को तराशना है, उसे खूबसूरत बनाना है। लेकिन इससे क्या होगा कि जिस तरह आप बारह कहते हैं अपने प्रोग्रामों में कि किसी भी कौम का और किसी भी नेशन का जब आप उसका माजी देखते हैं तो उसके कल्चरल इमेज के साथ साथ ट्रेडिशनल पास्ट में जाते हैं, ट्रेडिशन में जाते हैं कि वो क्या खाते थे, उठते बैठते क्या थे, पहनते क्या थे और इन्होंने तामीर कैसे किए। अब जब श्रीनगर आप पहुंचेंगे सर, तो श्रीनगर में आप देखिएगा कि हमारे पास कुदरत की ये खूबसूरत जो चीजें हैं, इसकी हिफाजत करना हमारा कितना जिम्मेदारी है। तारीखी जामा मस्जिद से शुरू करके रिलीजियस मकामात के बाद अगर आप भारी पर्वत जाएंगे, उसके बाद मंदिरों की देखने के लिए जो शिव खोरी मंदिर है, जो बहुत पुराने मंदिर हैं, उनको दोबारा असर नव तामीर किया जा सकता है। मुझे लगता है कि महकमा आर्कियोलॉजी या आसार कदीमा का जो महकमा है उन्हें इलाकों को नोटिफाई किया होगा और डीपीआर डिप्टी कमिश्नर बहुत शुक्रिया जी सही तजम्मुल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। डीपीआर ऑलरेडी बना दी गई हैं और अब एग्जीक्यूटिव एजेंसीज को ये कह दिया गया कि वो तमाम फॉर्मल कोडल फॉर्मेलिटीज़ उन्हें पूरा करें और मंथली रिपोर्ट फिजिकल ऑब्लिक फाइनेंशियल, यानी दोनों, फिजिकल काम कितना हुआ ग्राउंड पर और फाइनेंशियल काम कितना हुआ, हर माह की 5 तारीख से पहले उन्होंने ये जमा करना होगा जी डिप्टी डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव्स, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम, और उसके बाद वो सबमिट करेंगे जी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को मज़ीद काम के लिए। एक तो ये फैसला लिया गया, यानी अब इसमें शिद्दत कैसे आएगी। और उसके साथ साथ ये भी कह दिया गया है कि डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव जो है वो क्या करेगा जी, डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव्स ने आर्कियोलॉजी और म्यूजियम एक्सपर्ट एडवाइस साथ साथ देता रहेगा एग्जीक्यूटिव एजेंसीज को, ताकि ओरिजिनल जो आर्किटेक्ट हमारा है वहाँ पर इन हेरिटेज साइट्स का वो मेंटेन रहे और किसी भी तरीके से वो ख़त्म न हो। जहाँ तक जम्मू प्रोविंस की बात करें हम, तो 1.85 करोड़ रुपया दे दिया गया है जी रिपेयर रिनोवेशन ऑफ जुगनू फोर्ट, उसके साथ साथ चारी मट्टल फोर्ट, ये उधमपुर के अंदर है। उसके साथ साथ 55 लाख रुपया दिया गया है गफ़ार चक मस्जिद, सुमन टेम्पल अखनूर के लिए, गुरुद्वारा के लिए। उसके साथ रघुनाथ बाज़ार जम्मू के अंदर भी जो टेम्पल है उसकी भी रिनोवेशन होनी है। इसके साथ साथ 1.77 करोड़ रुपया रिलीज़ किया गया है जी जो जगन्नाथ टेम्पल, जसरोटा फोर्ट, हनुमान टेम्पल नियर जसरोटा फोर्ट, ये सारे कछुआ के अंदर है। उसके साथ साथ कुछ और काम भी है जो जम्मू सूबे के अंदर, चाहे गूल एरिया हो, हमारा रामबन एरिया हो और दीगर इलाके हो, वहाँ पर ये सारे काम जो है वो आइडेंटिफाई किए गए हैं ताकि इन्हें हाथ में जो है वो लिया जाए। हेरिटेज साइट्स जिनके ऊपर डायरेक्टली फेज़ 1 में काम शुरू किया जाएगा, रिवाइवल, रेस्टोरेशन एंड प्रिजर्वेशन और मेंटेनेंस ऑफ आर्किटेक्चरल हेरिटेज, उनमें 2 फेजेस कर दिए गए हैं, फेज़ 1 और फेज़ 2। और फेज़ 1 में जो काम हाथ में लिए गए हैं लगभग
वो सारी सूफी साइट्स हैं जिनको हाथ में लिया जाएगा और वहाँ पर माइनर रेस्टोरेशन और रिनोवेशन का काम करना है, जिसके बाद उन्हें प्रिजर्व करने की बात जो है वो सामने रखी जाई है। तो कुल मिलाकर अब इस बार जो बात है वो ये है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने लास्ट टाइम जब फैसला लिया था उन्होंने कहा था कि इसको जी प्रिजर्व कर दो, उसको आर्किटेक्चर प्रिजर्वेशन भी होनी चाहिए और काम भी, लेकिन तकरीबन 5 से 6 महीने के वक्त के बाद जब रिव्यू लिया गया तो पता लगा काम तो कुछ हुआ ही नहीं। इसीलिए अब आपने हर माह की 5 तारीख को काम को सबमिट करना होगा डिप्टी डायरेक्टर के पास कि कितना फिजिकल काम हुआ और फाइनेंशियल कितना काम हुआ, और वो रिपोर्ट बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज के पास जाएगी ताकि गवर्नर हाउस तक पूरी मैसेज हर महीने जाए कि इन असर कदीमाओं के तहफ़्फ़ुज़ और इन नेशनल हेरिटेज साइट्स को बचाने के लिए क्या कुछ किया गया। छोटा सा ब्रेक जी, यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको एक और अच्छी खबर बताएंगे क्योंकि स्टेट हेल्थ अथॉरिटीज की तरफ से ग्रेडिंग कर दी गई है और उस ग्रेडिंग से आपको पता लगेगा कि आपके इलाके के अंदर जो अस्पताल है वो किस ग्रेड का है और कितना बेहतर परफॉर्म कर रहा है। छोटा सा ब्रेक होगा, डिटेल के साथ इस खबर के सामने आएंगे और फिर आपको बताएंगे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब थोड़ी देर पहले डल के किनारे मौजूद थे, क्या कुछ उन्होंने कहा, और ओया सर्विस भी शुरू हुई है, इसका मतलब क्या है समझाने की कोशिश करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।